Subscribe my channel, don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं जो कि आपको आपके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इजी बनाएंगे और मैथ्स को समझने में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि 9th के हमने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो में कवर किया था, बट इस बार हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस बार हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग वीडियो देख करके देखते ही नहीं है, तो इससे अच्छा वीडियो को कुछ पार्ट्स में बनाते हैं। तो पहला पार्ट जो है आपके लिए इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं, सारे फॉर्मूले आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और सभी फॉर्मूले को अच्छे से समझें और नोट करें अपनी नोटबुक में, क्योंकि आने वाले समय में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको सिर्फ क्लास 10 में ही नहीं, आगे भी कहीं भी मैथ्स की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाएं। फॉर्मूले को आपको देखना है, लिखना है और साथ में समझना भी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर से जो कि है आपका रियल नंबर्स। ठीक है ना, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको समझना है। ठीक है ना, बाकी चीजें बेसिक है। आपको अभाज्य गुणनफल यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बहुत सारी चीजें एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया जाता है, तो वो सब इजी है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, तो दिक्कत यहाँ आती है, ये नई चीज है आपके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, यूक्लिड का विभाजन का जो एक नियम है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो यूक्लिड ने अपना एक रूल दिया a = bq + r, तो ये कोई नया रूल नहीं है। आपने जूनियर क्लासेस में एक ये पढ़ा होगा डिवीजन को चेक करने का, आपने डिवीजन सही किया है नहीं उसके लिए आपने ये पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, याद होगा आप सभी को। तो यही है, बस यहाँ पे आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। आप वैसे इसको समझ सकते हो, ए जो है यहाँ पे भी डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है, क्यू जो है आपका क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है और आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। बस सेम टू सेम वही चीज है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, बट इसकी कंडीशन को आपको याद रखना है। एक कंडीशन है यहाँ पे आर मींस जो रिमाइंडर है वो कभी भी बी से बड़ा या बी के इक्वल नहीं हो सकता। मींस उसकी जो कंडीशन है वो हमेशा बी से छोटा रहेगा रिमाइंडर, एंड 0 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है आपको, रिमाइंडर के लिए ये कंडीशन है। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए बस इतना ही था। बाकी जब हम सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करेंगे, सॉल्यूशन आपको जब कराएंगे तो बाकी भी हम देख लेंगे, जैसे और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है बस आपके हेल्प के लिए कि एडिशनल किन चीजों की मदद से आप अपने चैप्टर को, अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड में। तो सेकंड जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स मींस बहुपद। बहुपद में आपको आपके बुक में 2 टाइप के बहुपद मिलेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी कि जिसको आप द्विघात बहुपद बोलते हो और क्यूबिक जिसको आप त्रिघात बोलते हो। तो सबसे पहले द्विघात से रिलेटेड आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखनी चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले, वो देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पॉलिनोमियल करोगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर ax² + bx + c = 0 ये होगा। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसमें आपको रूट्स को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो रूट्स को फाइंड आपने 9th क्लास में भी कर रखा है। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट को फाइंड किया है, गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, अब 10th में आपको और भी कुछ नई विधियां आएंगी, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज से भी आपको निकालने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ ये बोला जाता है टू चेक द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर को चेक करने के लिए आपको बोला जाएगा क्वेश्चंस में। तो कैसे चेक करेंगे आप, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है b² - 4ac, इसको यूज करके आप चेक कर सकते हैं। b² - 4ac, इसकी 3 कंडीशंस हैं। अब इन तीनों कंडीशन को समझिए आप। b² - 4ac क्या है, ये यहीं से आपको लेना है a, b और c तीनों की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप b² - 4ac को सॉल्व करते हो और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ी आती है तो क्या 2 डिफरेंट रूट्स, रूट का नेचर कैसा होगा, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना,
अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल हो जाता है तो 2 इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे, दोनों रूट्स आपको एक जैसे मिलेंगे। और लास्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा मींस माइनस के नंबर अगर आपको मिलते हैं तो नो रूट्स, रूट पॉसिबल ही नहीं है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप रूट्स को फाइंड करेंगे, फॉर्मूला कोई नहीं है, बस मेथड है सॉल्विंग का। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी मेथड ही आपको यूज करना है। तो वो सब जब हम सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम फॉर्मूले के आगे बात करें तो एक आपको रूट्स फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप रूट फाइंड कर सकते हो, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। देखो आप x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखो तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाएगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे और इनमें आपको बोला गया है कि फाइंड द रूट्स एंड चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। रूट्स यानी जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको चेक करके वेरीफाई भी करना है। तो कैसे आप वेरीफाई करोगे, इसके लिए भी आपके पास जो है इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। देखो अल्फा एंड बीटा, क्या है ये अल्फा और बीटा, ये आपके टू रूट्स मींस टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अगर आप इनका सम करते हो तो मिलता है रिजल्ट आपको माइनस बी अपॉन ए। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इधर वैल्यू पुट करो, इधर भी वैल्यू पुट करो। अगर बोथ साइड इक्वल होते हैं इट मींस ये वेरीफाई कर रहा है, आपने रूट्स बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। अगर आप इसको चेक करो तो c अपॉन a इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप बोथ साइड अपनी वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हो कि आपके जो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं, इट मींस आपने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। कुछ क्वेश्चन आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी मिलेंगे, ठीक है। क्यूबिक मींस त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात यानी जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सॉल्विंग मेथड जो है जीरोस को फाइंड करने का मेथड जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और इक्वेशन के कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो है ये देख सकते हो आप। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में हमें 3 जीरोस मिलते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा से, ठीक है ना। अब पहले कंडीशन में अगर आप सम ऑफ जीरोस करते हो तो सम ऑफ जीरोस करने पे रिजल्ट आपको मिलता है माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड प्रोडक्ट एंड सम, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन सभी को अगर आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलता है सी अपॉन ए। थर्ड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहां से आपको मिलता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। यहां पे भी आप अगर वैल्यूज को पुट करो तो दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ रहे मींस आपका वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपने जीरोस बिल्कुल करेक्ट फाइंड किए। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे आपको लेफ्ट साइड को याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सम करते हो और प्रोडक्ट करते हो, ठीक है ना। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना है, देखिए दोनों कंडीशन में अपॉन में तो आपका हमेशा ए ही आएगा, अपॉन में दोनों कंडीशन में ए, ठीक है। ए को आपको ऊपर नहीं रखना है, ए को न्यूमरेटर नहीं बनाना है आपको, बी और सी ऐसे लिख लो दोनों के लिए। पहले में माइनस, जब भी शुरू करोगे पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरी कंडीशन आती है तो वो फिर से माइनस, ऐसे चलना है। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की। आप नीचे ए डाल लो, ऊपर सीरियल वाइज ए को छोड़ करके बी सी डी ई जो आते जाएंगे लेटर्स, बस इसमें ज्यादा आते नहीं, बी और सी आते हैं तो इतने पे रुक जाएंगे हम, और पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें भी वैसे ही है, ए को आपको नीचे रखना है। चलो 3 कंडीशन है, तीनों के लिए ए को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ए के बाद जो लेटर से क्या क्या है, बी है, सी है और डी है, और साइन आपको लगाना है सबसे पहले माइनस, फिर ये प्लस रहेगा, फिर माइनस। देखो सही है, इजीली आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपको इस चैप्टर में लास्ट एक मिलेगा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन का एल्गोरिथम जो है वो सेम यही है जो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, या फिर जिसको आप कहते हो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से स्पर, सेम टू सेम यही है। बट यहाँ पे रिप्रेजेंट हम करते हैं px इज इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx,
ठीक है। यहाँ पे px जो है आपका ये भाज्य है और gx जो है ये भाजक है और qx जो है भागफल है और rx जो है वो शेषफल है। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है जैसा हमने यहाँ पे देखा था रिमाइंडर के लिए। क्या कंडीशन थी? रिमाइंडर कभी भी b से यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उससे कभी भी ये बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उसके छोटा रहता है और 0 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि rx जो है कभी भी gx से बड़ा या उसके बराबर नहीं, हमेशा छोटा रहेगा और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले चैप्टर से। तो चलिए अब देखते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपको किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है इक्वेशन का, 2 इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि चैप्टर में ही देख रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी पावर वाले इक्वेशन मिलेंगे नहीं और 2 वेरिएबल होंगे x एंड y। तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसका a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका 2 इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ चीजों का जैसे इक्वेशन के टाइप, मतलब इक्वेशन की जो लाइन अगर आप डालोगे तो वो लाइंस कैसी होंगी, सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। सबसे पहले आप देखो कि ये जो चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें अलग-अलग मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया जाता है। सबसे पहले आप ग्राफिकल मेथड देखते हो, इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हो, फिर एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इन सभी मेथड से आप इसको सॉल्व करते हो। तो इनमें आपको एक बात कही जाती है कि आप पहले चेक कर लो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे आप चेक करोगे, उसके लिए आपको ये 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन में आप देख रहे हो a1/a2 is equals to b1/b2 and also it is equal to c1/c2. In this condition the both equation have many solutions. ठीक है, दोनों इक्वेशन जो होंगे आपके उनके many solutions होंगे। कैसे? देखो, जो पहली इक्वेशन की लाइन होगी उसी के जस्ट ऊपर दूसरी इक्वेशन की भी लाइन होगी, यानी दोनों इक्वेशन की लाइन एक ही होगी, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप तो देखो हर जगह आपको एक सॉल्यूशन ही मिलेगा, इसलिए मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, कोलिनियर होते हैं इसके रिजल्ट जो होंगे जब आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो दोनों की लाइन जो है बिल्कुल एक साथ होगी। दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो इसमें नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं सॉल्यूशन मिलेगा? तो अगर ऐसे कंडीशन को अगर आप अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि एक इक्वेशन की लाइन दूसरे के पैरेलल निकलेगी। और जैसा आपको पता है जब तक लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती तब तक हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। पैरेलल की कंडीशन में ये ना तो टच करेंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। And the last condition is a1/a2 is not equals to b1/b2. In this condition, the both equations have a unique solution. Unique solution means सिर्फ उसका एक solution निकलेगा। देखते हैं कैसे। अगर आप इक्वेशन की ग्राफ बनाओ, हाँ देखते हैं कैसे। अगर आप इक्वेशन की ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ आप देख रहे हो, एक ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और एक ये सेकंड इक्वेशन की लाइन दिख रहा है। ये दोनों इक्वेशन की लाइन जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी। सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी जहां से आप एक्स एक्सिस का रिजल्ट और वाई एक्सिस का देख सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू आपको सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन थी जिसके हेल्प से आप पहले ही इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कम से कम इतना पता कर सकते हो कि इक्वेशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद जब आप सॉल्व करने पे आओगे तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग है। फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आओगे तो वहां पे भी आपको मेथड यूज करना है, फॉर्मूला उसमें कुछ है नहीं। एलिमिनेशन में भी मेथड ही है, लेकिन लास्ट जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसमें आपको x और y को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास। ये रहा आपका फॉर्मूला जो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज होगा। ठीक है, x is equals to b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus a2b1। ठीक है, ये इसको आप रख करके कैलकुलेट करो, इजीली x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। y के लिए देखो यहाँ पे आपको ध्यान किसका रखना है, a1b2 a2b1, ये आपका y में भी सेम है। x और y दोनों में सेम होता है, बस आपको ऊपर वाले में डिफरेंस देखने को मिलेगा। y के लिए है
C1A2 माइनस C2A1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो। बस इसी की मदद से आप इस चैप्टर को बहुत ही इजीली कर सकते हो। आप नोट करते जाना सभी फॉर्मूले को, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइम में बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है। इसके बाद जो आता है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें वही है जैसा आपको मैंने सेकंड चैप्टर के लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सेकंड चैप्टर में आपको रूट्स फाइंड करने होते हैं, तो यहाँ भी फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपका सबसे पहले इसमें आपको चेक करने के लिए बोला गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर के लिए भी आपको इसका ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा। इसके बाद रूट्स निकालने के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला मिलेंगे, जैसे अलग अलग मेथड से आपको रूट्स फाइंड करना है। जैसे पहला मेथड आपको फैक्टराइजेशन बोला जाएगा, जो आप 9th क्लास में भी कर रहे हो, गुणनखंड विधि कर रखा है आपने 9th में। और दूसरी मेथड अगर देखो आप, तो दूसरी मेथड आपको b² - 4ac जो नेचर ऑफ फाइंडिंग रूट्स था, रूट्स के नेचर आप कैसे पता करोगे, ये आपको फोर्थ में यूज करना है। मैंने आपको सेकंड में ही बता दिया ये, ठीक है। एक्चुअली ये यूज होगा चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी आपको चैप्टर 4 में भी है, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं है उसके लिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग ही है। और लास्ट एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी मैंने आपको ये वाला बताया था, x is equals to -b plus minus root under b² - 4ac upon 2a, ये भी चैप्टर नंबर 4 में आपका यूज होगा, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हो और अभी कुछ देर पहले आपने इसको देखा। तो चैप्टर नंबर 4 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले एपी की बात की जाती है। एपी में कुछ टर्म्स होते हैं a1 a2 a3 an, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ए से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, डी से कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में सार्वंतर कहा जाता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, एल या फिर एन दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म अंतिम पद को, और एसएन मींस सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों का योग। सबसे पहले आपको टर्म समझना है, ये आपको यूज करनी है सॉल्व के समय, सभी ये यूज होंगे, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या है। देखो डी को फाइंड करने का, किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को, लगातार टर्म्स को माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे a2 - a1 निकाल सकते हो, इससे भी a3 - a2 इससे भी निकाल सकते हो, a4 - a3 इससे भी निकाल सकते हो। बट कंडीशन ये है कि d की वैल्यू जो है ना हर जगह इक्वल आनी चाहिए, तभी वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही एक कंडीशन होती है एपी के लिए कि सार्वंतर जो है वो समान होना चाहिए। जैसे कि आप देखो, अगर मैं लिखता हूं 2 5 8 11, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, इसका मतलब ये एपी में है। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं 2 5 7 11, यहाँ देखो 3 का डिफरेंस, 2 का, 4 का, नहीं है एपी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आप इन सभी फॉर्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि विदाउट डी के इक्वल के हम उसको एपी में रख ही नहीं सकते। तो पहला आपने देख लिया, डी निकालने के लिए आप किसी भी पद को, बाद वाले में से पहले वाले को घटा करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। an का फॉर्मूला अगर आप देखो तो सिंपल सा फॉर्मूला है a + n - 1 * d। Sn के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 * 2a + n - 1 * d, और दूसरा n/2 * a + n। ये दो फॉर्मूले हैं। इससे आप हाँ, तो Sn के लिए ये दो फॉर्मूले हैं। बस इतने से फॉर्मूले से आप पूरे चैप्टर नंबर 5 को कर सकते हो खत्म, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ यूज नहीं होना है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो 6th में आपको सिमिलरिटी के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के। अगर आपने इस चैप्टर से 6 चैप्टर के ये दोनों थ्योरम अभी तक आपने नहीं किए, नहीं समझा है, तो आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 6 चैप्टर में फॉर्मूले वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी आपको करनी होती है। सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया आपको रखना है याद, जैसे कि कौन कौन से हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एंगल यूज कर सकते हैं, हम SAS यूज कर सकते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपने जैसे कॉन्ग्रुएंसी को की है, वैसे ही यहाँ पे आप सिमिलरिटी को करते हैं, बट कुछ डिफरेंस आती है यहाँ पे। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में हम एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं रखते, बट सिमिलरिटी में रख सकते हैं। सिमिलरिटी में हम साइड्स के रेशियो को रखते हैं, ठीक है, इक्वल, हम रेशियो को इक्वल करते हैं।
और एंगल को डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। तो यही सब कुछ बातें हैं। वैसे स्पेशल कोई फॉर्मूला इसमें भी नहीं है, कुछ थ्योरम्स हैं, इनको यूज किया जाता है। तो थ्योरम की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप जाकर के मेरे चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे, और ये हमारा आज का लास्ट होगा। फिर हम आगे के फॉर्मूले को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होने के बाद आप देखते भी नहीं हो उसको, तो कोई फायदा है नहीं बना करके। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, 2 पार्ट में बनाएंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किस चीज के बारे में देखो पढ़ते हो, जैसे कि आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। ग्राफ में कोई 2 स्पेसिफिक पॉइंट होंगे जिसके ऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे, जैसे x1 y1 मान लेते हैं, और इधर एक पॉइंट दे रखा है x2 एंड y2। अब इसके बारे में आपको बोला जाए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आप सभी नोट करना। ये फॉर्मूला है रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज कहां से मिलेंगे आपको, देख ही रहे हो। 2 पॉइंट जैसे कुछ भी गिवन हो, 2 3 यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे आपका दोनों की वैल्यू माइनस में रहेगी, तो -1 -4 कुछ भी मान लो, तो यहाँ से वैल्यूज को आप पुट करके यहाँ पे सॉल्व करके आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला और आपका यूज होता है 7th चैप्टर में, जो कि है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में क्या होती है बात कि ऐसे अगर कोई लाइन गिवन है और यहाँ पे बोला जाए कोई एक पॉइंट है जो इसको कुछ रेशियो में, फॉर एग्जांपल 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो को m1 एंड m2 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेशियो को m1 और इसको m2 ऐसे मान लेते हैं। इसके बाद ये जो आप पूरा देख रहे हो, दोनों फॉर्मूला एक साथ ही मैंने लिखा है। x को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लाइन 2:3 में डिवाइड हो रही है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, m2x1 प्लस m1x2। यहाँ पे x1 आपको यहाँ से ले लेना है, x2 यहाँ से ले लेना है, ठीक है। m1 आपको यहाँ पे आप देखो कि m1 m2 x1 x2 ये क्या है, तो m1 एंड m2 आपको रेशियो से मिल जाएंगे, एंड x1 x2 यहाँ से वैल्यूज लेनी है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट से, ठीक है। वैसे ही y के लिए अगर आप देखो तो m1 एंड m2 क्या है, आपके रेशियोज हैं, और y1 y2 आप यहाँ से पुट करोगे, ठीक है। इसलिए आप सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, जैसे कि एक और आपको पॉइंट गिवन हो यहाँ पे, और इसका हम मान लेते हैं x3 और y3 आपको वैल्यू कुछ भी गिवन है, तो ये एक ट्रायंगल की तरह बनाएगा जिसके ये 3 जो है वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से इसके एरिया को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एरिया को भी फाइंड कर सकते हो, और कैसे फाइंड कर सकते हो, तो इसके लिए देखो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये पूरा अभी जो हमने है 7 चैप्टर तक में जितने भी फॉर्मूले आपके थे, ये सारा हमने इस वीडियो में कवर किया। इसके बाद आने वाले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जितने भी हैं, वो 8 चैप्टर से लास्ट तक, और जो एडिशनल भी अगर कुछ है तो हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।